तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे होंगे बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान लगाकर मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग 9th क्लास पढ़ाने वाले हैं। आज 9th क्लास का है, मैंने रूटीन बता दिया सबको। संडे, मंडे, ट्यूसडे हमारा 10th क्लास हो जाएगा और बाकी ये 3 दिन जो है वो 9th क्लास हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग 9th क्लास का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि चैप्टर 1.1 मतलब चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, जो कि जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक पढ़ लेंगे, बेसिक चीज, जैसे संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि संख्याएं होते कितने प्रकार के हैं, कैसी कैसी संख्याएं होती हैं। आप लोगों ने सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सभी संख्याओं के बारे में क्या किया होगा, पढ़ा होगा। लेकिन आज की क्लास में मैं उस सभी चीज को आपको एक बार याद दिलाऊंगा कि आपने कितने संख्याओं के बारे में पढ़ा है। हमारे पास लगभग 15-20 संख्या के बारे में, और संख्या बहुत से प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग 15-20 प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं लगभग, नहीं तो 12-13 भी चलता है। तो मैं आपको आज संख्याओं के बारे में बताऊंगा कि कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं। आज बेसिक चालू कर रहे हैं हम, हो सके तो आज बेसिक में ही दिन चले जाए, नहीं तो हो सकता है तो कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो अभी चलिए हम लोग संख्याओं के बारे में जानने वाले हैं। हम लोग कौन सी क्लास पढ़ने वाले हैं, तो क्लास 9। कौन से क्लास का टॉपिक होने वाला है बाबू, तो क्लास 9th क्लास का टॉपिक होने वाला है। और चैप्टर का जो नाम है आपका, उस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। क्या नाम है, संख्या पद्धति, यही आपका चैप्टर का नाम है। ठीक, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया, मैं हिंदी थोड़ा वीक है तो गौर ना कीजिए। चलिए संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम लोग सबसे पहले नाम ही है संख्या पद्धति। देखिए कोई भी टीचर पढ़ाना जब चालू करते हैं तो चैप्टर का नाम ही पता नहीं है, संख्या पद्धति होता क्या है संख्या पद्धति यार। तो संख्याओं के बारे में पढ़ें, तो पहले हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं कि कितने प्रकार के कैसे कैसे संख्याएं होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले जो हम लोग संख्या पढ़ने वाले हैं वो सम संख्या से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से, एकदम क्या बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो संख्या होगी हमारी वो सम संख्या। सभी लोग कॉपी किताब निकाल लेंगे और मैं पीडीएफ से ही पढ़ाऊंगा। देख रहे हैं मेरे पास पीडीएफ खुला हुआ है, क्योंकि मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है। देखता हूँ मैं बुक अवेलेबल करवा लेता हूँ। तो सभी लोग बुक खोलेंगे, कॉपी खोलेंगे, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, सिर्फ उसका सॉल्यूशन लिखूंगा। आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 मैं बोल रहा हूँ। तो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो है सम संख्याओं के बारे में। किस चीज के बारे में, पहला जो टॉपिक होगा वो होगा सम संख्या के बारे में। क्या कि ये सम संख्या है क्या, तो याद कीजिए आप बचपन में पढ़े होंगे कि जो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ये चीज आपने क्या बचपन में ही पढ़ा होगा। तो वही चीज है, जो संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे कोई भी संख्या को आप 2 से भाग दे दीजिए और वो पूरा कट जाए तो उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 हो गया आपका, 2 से 2 भाग दीजिए कट जाएगा, 4 हो गया, 6 हो गया, 46 हो गया, 98 भी हो गया, आप जो लिख लीजिए, 1008 हो गया। आप ऐसे करके इत्यादि बहुत सारे ऐसे संख्या हैं जिनको आप 2 से भाग दीजिएगा तो पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जो दूसरा टॉपिक है वो है विषम संख्या। जो दूसरा टॉपिक होने वाला है वो है क्या, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है, वह संख्या जो 2 से पूरा विभाजित ना हो। देखिए वह संख्या जो 2 से पूरा विभाजित ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। डायरेक्ट सम का उल्टा, ठीक। जैसे में
जैसे में हम लोग लिख सकते हैं 3 लिख लीजिए, 7 लिख लीजिए, 45 लिख लीजिए, आप 99 लिख लीजिए, आप 1007 लिख लीजिए। तो ये सब इत्यादि ये सब संख्याएं जो होती है जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग विषम संख्या। ये सब बचपन वाली चीज है, मैं अभी आप लोग को रिकॉल करवा रहा हूँ कि आपका मन में बैठ जाएगी हाँ हमने ये सब कुछ पढ़ा था। अगर जो भूल गया है तो वो पढ़ लीजिए और याद है तभी बहुत अच्छी बात है, एक बार रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। दूसरी जो संख्या होती है वो हमारी होती है प्राकृतिक संख्या। 3 नंबर प्राकृतिक संख्या। ये क्या है प्राकृतिक संख्या? तो प्राकृतिक नाम से सुनकर लग रहा है जिस जो प्रकृति का दिन जो हम लोग प्रकृति का दिन है। तो प्रकृति का दिन क्या है? 1 से लेके जितना भी संख्या हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 से लेके अनंत तक। अनंत मतलब जहां तक आप पढ़ सके अनंत, पूरा इसका कोई अंत जिसका अंत ना हो वो अनंत है। ठीक, तो 1 से लेके जितनी भी संख्याएं होती है वो सभी क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। ये प्राकृतिक का दिन है, प्राकृतिक दिया है। तो जो 1 हो गया 1 से अनंत तक की सभी संख्याएं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। समझ में प्राकृतिक संख्या क्या है? जो 1 से लेकर अनंत तक हो वो सब संख्या क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। हाँ, तो मैं प्राकृतिक संख्या बता रहा था कि 1 से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती है वो सारी क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं होती है। जो हमारी प्राकृतिक की दिन है जो हमें प्राकृतिक दिया है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, दूसरा जो तीसरा चौथा चीज होगा, चौथा संख्या होगा वो होगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आपको तो पता ही होगा कि 0 का पूर्ण खोज किया आर्यभट्ट, हमारे भारत के थे। तो आर्यभट्ट ने जब 0 का खोज किया तो 0 भी जुट गया गिनती में। तो जब 0 जुटा तो वो पूर्ण संख्या कह दिया गया। तो जो पूर्ण संख्या होता है, देखिए प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक और पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक। सिर्फ पूर्ण संख्या में एक 0 जुट जाता है। पूर्ण संख्या में क्या जुट जाता है? 0 जुट जाता है। तो पूर्ण संख्या कैसे कहेंगे? 0 से अनंत तक की सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ आया? 0 से लेके अनंत तक, 0 से लेके इंफिनिटी मतलब आप जिसका अंत ना हो ना, तो 0 से लेके अनंत तक जितनी भी संख्या है, सिर्फ प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में इतना ही अंतर है कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या वही आपका 0 से स्टार्ट होता है। बस यही डिफरेंस है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और जो हमारा 5वां संख्या होगा वो होगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या सभी लोग अपने कॉपी पे लिखते चलेंगे। कोई भी ऐसे जान नहीं गया ये तो हमको आता है चलने दीजिए, आता है ज्यादा एडवांस नहीं बनना। ठीक, तो ज्यादा एडवांस बनने वाला पानी में जाता है, तो पानी में आपको तो नहीं जाना है, पानी से बाहर निकलिए। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या है? देखिए हम लोग अभी तक क्या पढ़े? सम संख्या पढ़े। जो संख्या 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या। विषम संख्या किसे कहेंगे? वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना विभाजित हो उसे विषम संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं हैं। समझ में आया ना? यहाँ 1 2 3 4 5 आप जहां तक चले जाइए अनंत तक चले जाइए, इंफिनिटी तक कोई जो, तो ये सब क्या हो जाएगा? पूर्णांक प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। और पूर्ण संख्या क्या पढ़े? 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 खाली जुड़ गया और बाकी सब वही रहेगा, 1 2 3 4 5 जैसे अनंत तक जहां तक जाना। समझ में? अब जो तीसरा पढ़ेंगे हम लोग पूर्णांक संख्या पढ़ेंगे। तो जरा पूर्णांक संख्या को जरा ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो पूर्णांक संख्या नहीं पढ़ पाइएगा तो इसके आगे जितना भी संख्या आएगा नहीं समझ आएगा। पूर्णांक संख्या क्या है? वह सीधा लिख सकते हैं, इसका देखिए डिफिनेशन बनाने का तरीका, पूर्ण संख्या के धनात्मक मतलब क्या हो जाता है? पॉजिटिव। धनात्मक मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। पूर्ण संख्या के धनात्मक तथा ऋणात्मक, धनात्मक तथा ऋणात्मक मतलब क्या होता है? निगेटिव। निगेटिव मतलब माइनस, ठीक है ना? धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक मतलब प्लस वाला, ऋणात्मक होता माइनस। ऋणात्मक पूर्ण संख्या के धनात्मक तथा ऋणात्मक रूप को
पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या के धनात्मक तथा ऋणात्मक रूप को ही क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अक्सर ये क्या है, तो शायद आपने एक नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा, संख्या रेखा। यहाँ पर 0 होता है और यहाँ पर 1 2 3 4 5, इधर आप जहां तक जा सकते हैं अनंत तक। इधर -1 -2 -3 -4 -5, आप इधर अनंत तक जा सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या, मतलब पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण संख्या क्या है? 0 से लेके अनंत तक। तो 0 तो आ ही गया, साथ में इधर अपना हो गया पॉजिटिव और इधर अपना क्या हो गया? निगेटिव। ये हमारा संख्या रेखा हो गया। संख्या रेखा में देखिए 0 तो है ही, तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 0 से लेके। एक बात याद रखिएगा, 0 पे ना तो प्लस साइन होता है ना तो माइनस साइन होता है। कोई पूछे 0 धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो आपको नहीं बताना है कि अच्छा 0 तो धनात्मक है या फिर 0 तो ऋणात्मक है। 0 में कोई भी प्रकार का कोई साइन नहीं होता है। 0 ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। 0 ना तो पॉजिटिव होगा ना तो निगेटिव होगा, इस पे कोई भी प्रकार का साइन नहीं होता है। तो पूर्ण संख्या में क्या पढ़े? 0 से लेकर अनंत तक। तो 0 के और पूर्णांक संख्या क्या पढ़े? पूर्ण संख्या के धनात्मक तथा ऋणात्मक रूप। ये सब तो धनात्मक हो गया, +1 +2 +3 +4 +5 इधर अनंत तक। और ये हमारा क्या हो गया? ऋणात्मक। तो पूर्ण संख्या का धनात्मक तथा पूर्ण संख्या का ऋणात्मक। इधर से पढ़िए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक क्या है? पूर्ण संख्या है। इधर 0 -1 -2 -3 ये ऋणात्मक वाला हो गया। ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या के ऋणात्मक। तो पूर्ण संख्या के धनात्मक तथा ऋणात्मक रूप को ही क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो ये था हमारा क्या? सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। अब पहले इसको आप नोट कीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। तो आई होप आप सभी लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब चलते हैं आगे की संख्या की तरफ। तो पूर्ण पूर्णांक संख्या आप लोग समझ गए होंगे कि पूर्ण संख्या के धनात्मक तथा ऋणात्मक रूप को ही क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या, विषम संख्या, ये सब तो पढ़े हुए हैं, लेकिन ये मैं बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। जितना भी बेसिक है ना, बेसिक से उठा कर लेकर चल रहा हूँ। तो अब चलते हैं हम लोग कितना परिमेय संख्या की तरफ। पूर्णांक संख्या के बाद आता है परिमेय संख्या। पहले इसको मिटा देते हैं। हाँ, तो जो अब आगे की संख्या होने वाली है वो संख्या होने वाली है परिमेय संख्या। क्या होने वाला है? परिमेय संख्या। तो जो हम लोग कितना नंबर तक किए थे? सम संख्या, विषम संख्या, उसके बाद क्या किए थे? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। 5 नंबर तक किए थे। छठा नंबर जो संख्या होने वाला है वो होने वाला है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। चलिए परिमेय संख्या क्या होती है? तो देखो परिमेय संख्या, जैसे कि आप लोग जब स्कूल छोड़ते हैं, कोई भी क्लास पास आउट करिए, जैसे 9th में ही है, तो 9th से 10th में जाने टाइम आप 3 एग्जाम दीजिएगा। 3 एग्जाम में पास कीजिएगा तब आपको 10th में भेजा जाएगा, नहीं तो आपको 9th में ही रख दिया जाएगा। ऐसा होता है। तो उसी तरह परिमेय संख्या बनने के लिए 3 टेस्ट पास करना पड़ता है। कितना टेस्ट पास करना पड़ता है? 3 टेस्ट। देखिए हम टेस्ट के बारे में बता देते हैं। पहला टेस्ट है कि कोई भी संख्या p/q के रूप में होना चाहिए। सर p/q? अरे यार कुछ नहीं, सिर्फ बताने के लिए बटा के रूप में होना चाहिए। सिंपल बात। कोई भी संख्या किसके रूप में होना चाहिए? बटा के रूप में, मतलब p/q। मतलब एक संख्या को p बोल दिया, एक संख्या को q बोल दिया। मैथ तो चीजें है कि मान लिया एक संख्या p, मान लिया एक संख्या q। तो कोई भी संख्या बटा के रूप में होना चाहिए। किस रूप में होना चाहिए? बटा के रूप में होना चाहिए। दूसरा, जो नीचे है ना, नीचे q नॉट इक्वल 0, मतलब नीचे कभी भी हर में नीचे इसको पता है, इसको क्या कहते हैं? अंश। और इसको क्या कहते हैं? हर। तो हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या करो, पहला क्या पास करना पड़ेगा कि पहला भाई आप बटे के रूप में होना चाहिए। आप बटे वाला संख्या है तभी आप परिमेय संख्या कहलाएंगे। उसके बाद दूसरा टेस्ट, ये तो पहला टेस्ट हो गया फर्स्ट। सेकेंड टेस्ट पास क्या करना पड़ेगा कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। नीचे q हर में 0 नहीं होना चाहिए कभी। ठीक है। तीसरा टेस्ट क्या होता है कि जो p और q है वो पूर्णांक संख्या होना चाहिए। कैसी संख्या होना चाहिए? तो पूर्णांक। ये है क्या? तीसरा थर्ड टेस्ट। क्या कि जो p और q मतलब अंश में भी और हर में भी दोनों संख्या कैसा होना चाहिए? तो पूर्णांक संख्या होना चाहिए। कैसा संख्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पूर्णांक संख्या अभी पढ़ाए थे। पूर्णांक संख्या क्या है? जैसे ये संख्या रेखा, तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, इधर अनंत तक चले जाइए। इधर -1, -2, -3, -4, इधर भी अनंत तक चले जाइए।
तो जो पूर्ण संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक रूप को क्या कहते हैं? इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो 3 टेस्ट पास करना है। कितना टेस्ट? इस तीनों टेस्ट को अपने मन में घुसा लीजिए जितना हो सके। इन 3 टेस्ट को क्या करना पड़ेगा? पास करना पड़ेगा। पहला टेस्ट क्या है कि भैया आप बटे के रूप में होना चाहिए। पहला टेस्ट क्या है कि आप बटे के रूप में होना चाहिए। दूसरा टेस्ट क्या है कि आप नीचे जो हर है, हर में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब क्यू नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए नीचे। इसको देखिए, इसको इक्वल कहते हैं और इक्वल देकर ऐसे काट दें तो इसको नॉट इक्वल कहेंगे। समझ में आया? तो यहां पर दिया है क्यू नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए। क्यू कभी मतलब नीचे कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तीसरा पी और क्यू पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पी और क्यू क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। समझ में आया? मतलब ऊपर भी पूर्णांक संख्या होना चाहिए और नीचे भी पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो पहले हम लोग इसका क्या कर लेते हैं? डिफिनेशन बना लेते हैं, और जब हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे तो आपको और ज्यादा समझ आएगा कि सर ये कहता क्या। तो यही 3 टेस्ट है। पहले हम लोग इसका डिफिनेशन बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पे कुछ एग्जांपल देखेंगे कि जैसे में एग्जांपल क्या है सर। तो इसका डिफिनेशन क्या बना सकते हैं? पहले मैं इसको क्या कर देता हूं? रफ कर देता हूं। इस चीज को मैं क्या कर देता हूं? रफ। चलिए सबसे पहले इसका क्या कर लिया जाए? डिफिनेशन बना लिया जाए। तो परमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होता है? परमेय संख्या किसे कहते हैं? 1 मिनट। हेलो, नहीं अभी आज नहीं लगेगा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है तुम लोग का शाम को, बस 3 दिन। हाँ शाम वाला ही, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन ही लगेगा। ऐसे ही एक साथ हो जाता है, ज्यादा भीड़ हो जाता है। ठीक है। हाँ, तो एक स्टूडेंट का कॉल आ गया था, तो मैं बता रहा था परमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में बता रहा था? परमेय संख्या के बारे में बता रहा था। परमेय संख्या क्या है? डिफिनेशन मैं बताने वाला हूं। डिफिनेशन क्या कहते हैं? तो वही चीज लिखेंगे, वह संख्या जो p बटे q के रूप का हो, मतलब वह संख्या जो p बटे q के रूप का हो, p एवं q नॉट इक्वल जीरो हो, मतलब नीचे कभी भी जीरो नहीं हो, q नॉट इक्वल जीरो हो, तथा p और q पूर्णांक संख्या हो। यही है उसे यहां पर लिख देते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या परिमेय संख्या है? वह संख्या जो p बटे q के रूप का हो, मतलब बटा का रूप का हो, q नॉट इक्वल जीरो हो, नीचे कभी भी जीरो नहीं हो। पहला टेस्ट यही है कि p बटे q के रूप का हो, दूसरा q नॉट इक्वल जीरो हो, तथा p और q पूर्णांक संख्या हो, उसे परमेय संख्या कहते हैं। p और q दोनों, मतलब ऊपर और नीचे, अंश में भी और हर में भी। कोई भी मान लीजिए हम यहाँ x बटे y लिख देते हैं, तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश, और नीचे वाले को हर। तो ऊपर नीचे दोनों कैसा संख्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा था कि पूर्णांक संख्या को ध्यान लगाकर समझ लीजिएगा, नहीं तो आगे वाली संख्या समझ नहीं आएगी। तो p और q क्या हो? पूर्णांक संख्या हो, उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। तो यही है हमारा क्या? परमेय संख्या। अब एग्जांपल देख लेते हैं इसका, एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। इसका कुछ उदाहरण के तौर पे क्या लिख लेते हैं? जैसे कि आप ले लीजिए उदाहरण के तौर पे 8/3। क्या ये एक परमेय संख्या है? तो इसको चेक करने के लिए ये आया, मान लीजिए ये आया एग्जांपल, बोलता है कि हम परमेय संख्या। तो लोग बोला कि अच्छा, तो तुम 3 को टेस्ट दो पहले, तब ना पता चलेगा तुम परमेय संख्या हो या नहीं हो। तो बोला ठीक है भाई, हम टेस्ट देंगे। तो बोला चलो देखो। तो पहला टेस्ट में इसको दिखाया गया और देखा गया कि p बटे q के रूप में है या नहीं है। तो हम लोग देखे कि हाँ सर ये तो बटा के रूप में है, मतलब p बटे q यही बटा के रूप में है। तो पहला टेस्ट पास कर लिया। बोला हाँ पहला टेस्ट पास हो गया। दूसरा टेस्ट क्या पास करेगा? कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए।
नीचे जीरो है क्या? नहीं, नीचे जीरो नहीं है, नीचे तो 3 है। तो दूसरा टेस्ट भी पास कर लिया, मतलब हर में क्यों नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए, मतलब नॉट इक्वल जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं है, दूसरा टेस्ट भी पास कर लिया। बोला हरी भाई दूसरा टेस्ट में तुम पास कर लिया, तीसरा टेस्ट में बैठा उसको, तीसरा टेस्ट में पूछा, देखा गया कि क्या पी और क्यू मतलब ऊपर भी और नीचे भी, अंश में भी और हर में भी क्या पूर्णांक संख्या है? तो देखा गया कि अरे 8 तो एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है, और 3 भी एक पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब ये तीसरा टेस्ट भी पास कर लिया। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जितना भी प्लस वाला संख्या है, ये भी तो प्लस वाला है, ये भी तो प्लस वाला है, और जितना भी माइनस वाला संख्या है, साथ में जीरो भी, वो जितना भी तुम प्लस वाला संख्या ले लो, प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक, इधर माइनस वाला -1 -2 -3 -4 अनंत तक, और साथ में जीरो, ये सभी संख्याओं को मिलाकर क्या बनता है? पूर्णांक संख्या बनता है। तो ये दोनों पूर्णांक संख्या था, तो यहां से हमको क्या प्रूव हुआ कि ये परमेय संख्या है। और उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पे ये पहला नंबर हो गया हमारा। दूसरा नंबर उदाहरण, क्या 4/0 एक परमेय संख्या है? तो लोग बोलेगा ये आया, इसके लिए भी 3 टेस्ट रखा गया, बोला रखो भाई 3 टेस्ट। अब देखिए क्या रखा गया, कहा गया कि 4 क्या है? पहले तो बटे के रूप में होना चाहिए, तो बटा के रूप में है, हां भाई बटा के रूप में है, तो पहला टेस्ट तो पास कर दिया। दूसरा टेस्ट क्या है कि q नॉट इक्वल 0, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां तो नीचे 0 है, तो दूसरा टेस्ट में ही ये फेल हो गया। तो इसका मतलब ये परमेय संख्या नहीं है, दूसरा नंबर ये परमेय संख्या नहीं है। और उदाहरण देखते हैं, क्या हम लोग 8, क्या सिर्फ 8 परमेय संख्या है? तो बहुत बच्चा बोलेगा सर क्या बात पूछ रहे हैं, ये तो पहले ही अपरमेय संख्या हो गया, ये तो बटा के रूप में है, ये नहीं। बहुत बच्चा बोलेगा सर पहला क्या केस है कि बटा के रूप में होना चाहिए। अरे बाबू इसके नीचे 1 नहीं डाल सकते हो क्या? तुमको ये अगर जो ऐड देंगे 4 + 4/8 इसको जोड़ दो, तो तुम आराम से नीचे 1 डाल दोगे और फिर इसका एलसीएम लोगे, 1 जो डाल देते हो ना नीचे, तो ये बटा के रूप का हो गया। अभी मत देखना कि सर कोई संख्या 8 लिखा है, कोई संख्या 10 लिखा है, या बाहर कुछ भी लिखा है, कोई भी संख्या लिखा है, क्या ये परमेय संख्या नहीं होगा? होगा, क्योंकि सब के नीचे हम 1 डाल सकते हैं, सब के नीचे हम 1 डाल सकते हैं। तो उसी तरह 8/1, तो क्या नीचे 1 तो नहीं डाल सकते, तो पहला टेस्ट तो पास हो गया कि परमेय संख्या है। सॉरी कि p/q का रूप है, बटे का रूप है। दूसरा टेस्ट नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे तो 1 है, 0 नहीं है, ठीक है। तीसरा p और q दोनों पूर्णांक संख्या होना चाहिए, दोनों प्लस वाला संख्या है, पूर्णांक संख्या दोनों, तीसरा भी टेस्ट पास। इसका मतलब ये क्या है? परमेय संख्या है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक बात बताइए, क्या √625 एक परमेय संख्या है? तो आप बोलिएगा √625। अब तो बहुत बच्चा कंफ्यूज करेगा इसमें, तो एकदम इजी है। अच्छा 625 का रूट निकालिएगा तो क्या निकल जाएगा? 25। अब बताइए 25 के नीचे 1 नहीं लिख सकते हैं, तो बटा का रूप का तो ये क्या? पहला टेस्ट पास, दूसरा टेस्ट नीचे 0 नहीं है, दूसरा टेस्ट पास, तीसरा टेस्ट p और q पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक है भी, तो तीसरा टेस्ट पास परमेय संख्या तो हो गया। आप छोटा सा चीज एक नोट कर लीजिए, यहां पर क्या कर देना है, एक छोटा सा चीज नोट कर लीजिए। मैं यहां लिखवा देता हूं, जिस संख्या का वर्गमूल पूरा निकल जाता है उसे परिमेय, या फिर वह भी परिमेय संख्या होता है। वो भी क्या होता है? परिमेय संख्या। इसको आप नोट कर लीजिए, यदि वो भी लिखिए कि जिस संख्या का वर्गमूल पूरा निकल जाएगा वो भी क्या होगा? एक परमेय संख्या। देखिए ना परमेय संख्या के अंदर कितना कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। अब मैं यहाँ पर एक और लिख देता हूँ कि क्या 3/√7 क्या एक परमेय संख्या है या नहीं है? क्या किसको बता सकते हैं? 3√7/√7 क्या एक परमेय संख्या है? तो आप बोलिएगा सर इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये अपरमेय संख्या हो जाएगा। सॉरी अपरमेय तो अभी पढ़ा नहीं, इसका मतलब परमेय संख्या नहीं होगा। तो आप बोलिएगा तो हम बोलेंगे बाबू √7 से √7 नहीं कट जाएगा, बच गया क्या? 3। तो 3/1 बटा में भी है, नीचे 0 भी नहीं है, पूर्णांक संख्या भी है, दोनों तो परमेय संख्या तो भी गया। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन देकर फंसाने का प्रयास करता है बच्चों को। ठीक, तो फंसना नहीं है, समझ में आया ना? इसी को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं।
समझ में आ गया होगा परमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो p/q के रूप का हो, q नॉट इक्वल 0 हो तथा pq पूर्णांक हो, उसे परमेय संख्या कहते हैं। मैं यहां से हट जाता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो मैं बता रहा था अपरमेय संख्या के बारे में। दरअसल मैं वीडियो चालू करना ही भूल गया और मैं यहाँ लिख दिया, तो कोई बात नहीं, मैं डिफिनेशन लिख रहा हूँ। अपरमेय संख्या क्या है? तो परमेय संख्या आप लोग तो पढ़ लिए। अपरमेय संख्या क्या है? वह संख्या जो p/q के रूप का ना हो, मतलब डेट परिमेय संख्या का उल्टा। तो वह संख्या जो p/q के रूप का ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में उदाहरण देखिए, उदाहरण के हिसाब से चलते हैं। उदाहरण में हो जाएगा, जैसे में एक चीज और नोट कीजिए, यहाँ पर हम नोट करवाए थे परमेय संख्या में कुछ जब परमेय संख्या में पढ़ा रहे थे तो कुछ नोट करवाए थे। डायरेक्ट उसका उल्टा नोट कीजिए। उल्टा नोट क्या करना है? जिसका नोट कीजिए सभी लोग कॉपी में, जिसका वर्गमूल पूरा ना निकले उसे अपरिमेय, वह भी अपरिमेय संख्या होता है। जिसका वर्गमूल पूरा ना निकले वो भी अपरिमेय संख्या होता है। ये चीज को नोट कराइए। जैसे में रूट हो गया 7, रूट हो गया 3, रूट हो गया 5, ये सब का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। साथ में आप लोग पाई सुने होंगे। पाई क्या होता है? इसका मान 22/7 होता है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन इसका जो मान होता है 22/7 या हो गया 3.14, ये दोनों परिमेय संख्या है। ये दोनों परिमेय संख्या है, लेकिन ये हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई अपरिमेय हो जाएगा, लेकिन ये दोनों परिमेय हो जाएगा। तो पाई को सिर्फ हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन उसके मान को परिमेय संख्या कहते हैं। पाई अपरिमेय संख्या होगा। आप लोग कुछ संख्या देखते होंगे, जैसे कि 0.3003000300030000 ऐसे करके पढ़ते जाना है। तो ऐसे की संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसे की संख्या क्या कहते हैं? अपरिमेय। अभी मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करवाने लगूंगा बुक से, तो उस टाइम मैं बताऊंगा इस चीज के बारे में, ये संख्या के बारे में दिया होगा, समझना है ना। और एक संख्या होता है 0.6 पे रेकरिंग हो गया, 0.7 पे रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब क्या होता है कि 0.7 पे रेकरिंग है, इसका मतलब ये 7 7 7 7 आते जा रहा है। ये सब कब आता है? जैसे कि भाग है कोई चीज, जैसे 3 को हम 10 से भाग करें तो 3 क्या 9, आप 1 लिखिएगा -0, फिर 3 क्या 9, फिर 1, फिर 0, 3 क्या 9, 1 3 0 9 1, ऐसे 3 3 3 3 आते रहेगा। ये भी उसी तरह आता है। तो ऐसे संख्याओं को परमेय संख्या कहते हैं। ये कैसे होता है तो उसके बारे में हम बताएंगे। ये जो है रेकरिंग वाला संख्या जो एक रिपीट करता है वो परमेय संख्या हो गया, लेकिन जो अलग रिपीट कर रहा है जैसे 3 0 3 डबल 0 3 3 पे 0 3 4 पे 0, तो ये सब संख्या को अपरमेय संख्या कहते हैं। तो हमारा परमेय और अपरमेय समझ में आ गया। परमेय संख्या किसे कहेंगे, अपरमेय संख्या किसे कहेंगे? तो अपरमेय संख्या में ये सब संख्या क्या हो जाती है? सम्मिलित हो जाती है। अब हमारा जो लास्ट संख्या बचने वाला है, जो लास्ट है वो है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। जो हमारा 8वां नंबर है वो है हमारा क्या? वास्तविक संख्या। वो हमारा क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या होता है? तो वह संख्या, या फिर सीधा लिख सकते हैं, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को मिला देंगे ना तो वो क्या बन जाएगा? वास्तविक संख्या बन जाएगा। एकदम सिंपल। जैसे में क्या सर रूट 625 एक वास्तविक संख्या है? हाँ, क्योंकि ये क्या है? परिमेय। क्या रूट 7 भी वास्तविक संख्या है? हाँ, क्योंकि ये अपरिमेय है। क्योंकि जब परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिल जाए तो उसको क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर रूट 3 हो गया, पाई भी हो जाएगा, या फिर कोई भी लिखिए 8/4 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 9 भी 7 भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, इत्यादि ऐसा बहुत सारा संख्या। परमेय अपरमेय सब मिलाकर क्या बनता है? वास्तविक संख्या बनता है। इसको आप लोग 10th में पढ़िएगा वास्तविक संख्या को, और अभी परमेय और अपरमेय के बारे में इस चैप्टर में आप लोग पढ़िएगा जो मैं आपको 1.1 पढ़ाने वाला हूं। तो ये था हमारा संख्या जो हमको अभी जरूरत है। इस चीज का क्या हमको
जरूरत है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपसे कुछ बात करता हूँ। तो आई होप आप सभी लोग इस संख्या को क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे हमारा। तो एक मिनट में पानी पी लूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं गर्मी में ही पढ़ा रहा हूँ, फैन नहीं है। हाँ, तो ये था हमारा क्या, संख्याओं के बारे में। तो देखिए हम लोग जितने भी संख्या के बारे में पढ़े, क्यों ना सम संख्या के बारे में, विषम संख्या के बारे में, कुछ ऐसा संख्या जो अभी हमने छोड़े हैं, जैसे भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, ये सब संख्याओं के बारे में मैंने अभी छोड़ा। ये सब संख्याओं के बारे में अभी हमको काम नहीं है, हम लोग 10th क्लास में पढ़ लेंगे बढ़िया से। वैसे तो पहले ही पढ़ा जाता है, तो 10th में भी उसको बढ़िया से पढ़ लेंगे। लेकिन जितना अभी काम था उन संख्याओं के बारे में मैंने आपको अभी क्या कर दिया है, बता दिया। तो आज की क्लास थोड़ा सा छोटा ही होगा क्योंकि आज मैं संख्याओं के बारे में ही बताने के लिए आया था, क्योंकि आज ज़्यादा 10th वाले को डालना था। मैं आज 9th वाले का टाइम था, लेकिन मैं 10th वाले का वीडियो सुबह सुबह डाल दिया, मेरे दिमाग से उतर गया रूटीन। तो मैं आज 9th वाले का डाल रहा हूँ। शाम को तो ये 4 बजे तक आपको पहुँच जाएगा वीडियो शाम के। तो आप देख रहे होंगे तो उस टाइम 4 बजे रहा होगा, सिंपल, ठीक। तो 4 बजे अपलोड हो जाएगा ये आज ही शाम। तो मैं क्या बता रहा था कि जितनी भी संख्या हो, पहले मैंने आपको होमवर्क दे दिया है कि 3 टाइम्स सभी संख्याओं को 3 बार, जितना भी संख्या में लिखा है 3 बार लिखकर मेरे व्हाट्सएप पे आपको क्या करना है, भेजना है। इस नंबर पे सभी लोग भेजेंगे। समझ में आया होमवर्क को 3 बार लिखकर। और हाँ, जितनी भी संख्या मैंने पढ़ा है उसका रिवीजन जरूर कीजिएगा, बहुत काम देने वाला है। 1.1 1.2 मतलब ये पूरा 1 चैप्टर संख्याओं से ही रिलेटेड है। तो ये सभी को आपको पढ़ना है, ध्यान लगा कर पढ़ना है, मन लगा। ऐसा नहीं कि बहुत बच्चों को आता होगा तो सर क्या पढ़ाने लगे, ये सब तो आता है, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। तो जल्दी जल्दी के चक्कर में नहीं चला जाता है। कहते नहीं रे धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, मारी सींचे 100 घड़ा जब ऋतु तब, ठीक। तो कोई भी चीज धीरे धीरे ही चलना चाहिए। हमेशा सोच रहे कि एक के बाद हम आइंस्टाइन बन जाएंगे, तो आइंस्टाइन भी एक बार में आइंस्टाइन नहीं बने थे। उनके पीछे बहुत ज्यादा वो मेहनत किए होंगे तब वो आइंस्टाइन बने। समझ में आ रहा? तो कोई ज्यादा मेहनत कीजिएगा तभी जाकर आप आगे बढ़िएगा। ये नहीं कि आप सोच रहे हैं सर स्विच आप 1.1 चालू करवा दीजिए, बेसिक क्या पढ़ा है। पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, और जो बच्चों को पहले से आता था बहुत अच्छा है, रिवीजन कर लीजिएगा। और जो बच्चों को नहीं आता था तो प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। समझ में आया? अब मैं क्या बता रहा था आप लोगों को कि आज का क्लास थोड़ा छोटा ही रहने वाला है, क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, यहाँ पर पूरा भीग चुका हूँ क्योंकि फैन नहीं है यहाँ पर, और फैन चलाऊंगा भी तो आवाज़ आएगा कैमरा में। तो आज की क्लास को बस इतना ही रहने देते हैं। आप सभी लोग इसका होमवर्क बनाकर उनको कीजिएगा, समझ आया ना? और फिर कल आप लोगों का क्लास स्टार्ट होगा, कल मैं चैप्टर स्टार्ट करवा दूँगा आप लोगों का। तो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।